हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी की ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं काव्य संकलन के, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले काव्य संकलन में मैंने आप लोगों को 2 काव्य संकलन से पाठ को अच्छे से बताया, उसे जरूर देखें। जो कि एक श्रद्धा मन था और एक पवन दूतिका, उसे आप लोग जरूर देखें। और आज हम कैकेयी के अनुपात से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, इसे आप सभी लोग अच्छे से देखें। देखिए, पहला पैराग्राफ्स क्या है। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शीश बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। सबसे पहली बात हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें कहानी क्या है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब प्रभु श्री राम का वनवास हो जाता है और राजपाट भरत को देने की बात होती है, तो भरत अपने ही माँ कैकेयी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वह कहते हैं मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे अर्थात मुझे अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ रहना है, जंगल में जाना है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कुछ सुख शांति, नहीं चाहिए यह सब, कुछ नहीं हमें चाहिए। बहुत उल्टा सीधा कैकेयी को भरत जी बोलते हैं। पहले ये रामायण की कहानी अच्छे से समझो आप, जब समझेंगे तभी ना लिखेंगे। तो ये देखिए, ये कहानी, ये सार है। तो इसके बाद क्या होता है, तो कैकेयी एक सभा के साथ कहाँ जाती है, पंचवटी में जाती है, जंगल को जाती है। और जंगल में जहाँ प्रभु श्री राम की कुटिया होती है, वहाँ प्रभु श्री राम को मनाती हैं कि अपने घर लौट चलिए। कौन मनाती हैं, बोलिए, कैकेयी जी मनाती हैं। और वहीं का ये दृश्य है, वही बातें यहाँ पे कही जा रही हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स हम देखने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें, समझें और जितना भी मैं बोलूँ इसको अच्छे से नोट्स बनाए, केवल सुनने से नहीं, सुनिए भी और इसको अच्छे से नोट्स भी बनाइए और स्किप करके देखने की कोशिश ना करिए। इससे क्या होगा, आपको पूरा अच्छे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, कैसे लिखना, सब अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहली बात, जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो सबसे पहले आप अवतरण लिखना। क्या लिखना, अवतरण। ठीक है जी। अवतरण का मतलब क्या होता है, शुरू का आप लिखेंगे 2 लाइन, जैसे क्या है, जल पंजर, तो आप लिखेंगे जल पंजर गत, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला लाइन लिख दीजिएगा। क्या है, वत्स भी मेरा, वत्स भी मेरा। ठीक है। थोड़ा गला सही नहीं है, सर्दी जुकाम हुई है, फिर भी
जरूर आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। चलिए बाबू, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़िएगा, और पैराग्राफ जब पढ़ लेंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए 5 क्वेश्चन है। अभी आपको टोटल मैं अच्छे समझाऊंगा। पहले इस पैराग्राफ का अर्थ समझो। कर जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ठीक है, अधीर अभागे वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, जैसे एक समुद्र है ना, जैसे क्या है, एक समुद्र है, वह बहुत क्या होता है, शांत होता है। आप देखे होंगे जो समुद्र होता है बहुत ही क्या होता है, शांत होता है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारी चीजों को क्या करता है, समेटा रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो समुद्र होता है वह बहुत शांत होता है, लेकिन वह अपने अंदर बहुत सारी चीजों को क्या होता है, समेटा होता है। उसी तरह अपने मन को क्या कह रही हैं, कौन कह रही हैं, कैकेयी जी कह रही हैं। ठीक है, उसी प्रकार कैकेयी अपने मन को क्या कर रही हैं, कह रही हैं, अभागे वे ज्वलित भाव, यानी कहती हे अभागे मन, वो जो ज्वाला वाला भाव थे वह स्वयं तुम्हारे अंदर से ही जागे थे। कारण स्वयं तुझी में जागे, ये स्वयं तुम्हारे अंदर से ही जागे थे जो ज्वाला वाला भाव था। ठीक है, फिर क्या कह रही हैं, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। ठीक है, कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, मतलब क्या हुआ, क्या केवल ज्वाला के भाव ही इस मन में था, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, मतलब क्या केवल ज्वाला के भाव ही मन में था, क्या इसके अलावा और भी कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ था। हाँ, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, मतलब क्या इसके अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कह रहे हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या इस प्रेम का कोई मोल नहीं है, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जो आज मेरा खुद का लाल क्या हो चुका है, पराया हो गया है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जिसके कारण आज मेरा खुद का लाल क्या हो गया है, पराया हो गया है। इसको आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ेंगे 1 से 2 बार इसको देखिए, उसके बाद इसका फेयर भी बनाते चले, एकदम अच्छे से आएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है जी, पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है, पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखें। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले का आंसर पहले का दीजिए। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले का आंसर क्या होगा, एकदम इत्मीनान से देखें। पाठ के शीर्षक कह रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि पाठ का शीर्षक लिखोगे, और क्या लिखोगे, रचयिता के नाम लिखोगे। ठीक है बाबू, तो चलिए लिखेंगे क्या, पाठ का शीर्षक। पाठ का शीर्षक माने पाठ का नाम क्या है, बताओ, लिखेंगे कैकेयी का अनुपात। ठीक है बाबू, कैकेयी का अनुपात, और रचयिता का नाम कह रहा है, तो रचयिता माने कवि का नाम, या लिखेंगे रचयिता का नाम लिखो चाहे कवि का नाम लिखो, बात वही होता है। ठीक है, तो कवि का नाम चाहे रचयिता का नाम हो जाएगा। कौन है बाबू, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो ये बताओ पहले का आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखें, तो सबसे पहले पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम कैकेयी का अनुपात हो गया,
और कवि का नाम हो गया मैथिली शरण गुप्त। ये पहला आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड में क्या हमसे कहा जा रहा है बाबू? सेकंड में यही कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। क्या कर रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें देखिए आप, रेखांकित अंश है क्या? ठीक है, जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करेंगे। करा ना, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। यानी कैकेयी कहती हैं, क्या लिखेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि, क्या कहती हैं जी? कैकेयी कहती हैं कि क्या केवल ज्वलित भाव ही मेरे मन में था, क्या इसके अलावा, क्या इसके अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसका व्याख्या हो गया। तो मैं आपको पहले बताया ही था। चलिए बाबू थर्ड, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? देखिए तीसरा कह रहा है, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का क्या आशय है? देखो यहाँ, अन्य सा वत्स हुआ वत्स भी मेरा, अन्य सा हुआ वत्स मेरा मतलब क्या हुआ कि जो खुद का पुत्र भी है, यानी कैकेयी कहती है ना कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, यानी मेरा जो खुद का लड़का था, खुद का पुत्र था, वह क्या हो गया? पराया हो गया है। तो वही यहाँ लिखेंगे बाबू, थर्ड का क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, जैसे कह रहा है अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का क्या आशय है, तो लिखेंगे अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय है क्या? क्या लिखेंगे बाबू कि खुद का भी पुत्र क्या हो गया है? खुद का पुत्र भी पराया हो गया है। खुद का पुत्र भी पराया हो गया है। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा देखो क्या है। चौथा कर, इस पद्यांश में अभिव्यक्ति रस का नाम लिखो। इस पद्यांश में अभिव्यक्ति रस का नाम लिखना है। अब ये देखो, अभिव्यक्ति रस का नाम, अब ये बताना इसमें कौन सा रस है। ठीक है, अब देखो इसमें न ज्यादा रोने की बात है, न ज्यादा खुश होने की बात है कि नहीं, न ज्यादा भी रस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शांत रस है। क्या होगा? करा ना क्वेश्चन में, क्या करा? इस पद्यांश में अभिव्यक्ति रस का नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? शांत रस। ठीक है जी। चलिए पांचवा देखो बाबू, करा वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे? वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे? तो ये बताओ, वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे जी? आपको पता है ना कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, यानी ज्वलित भाव किसके मन में जागे थे? कैकेयी के मन में जागे थे। तो क्या लिखेंगे बाबू कि वे ज्वलित भाव किसके भाव किसमें जागे थे? तो लिखेंगे वे ज्वलित भाव कैकेयी, ठीक है, में जागे थे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को पहला पैराग्राफ जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। इसे आप सभी लोग अच्छे पूर्वक देखें और अच्छे से नोट्स तैयार करें। अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ क्या है। करा कि बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी,
निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब सबसे पहले इसका हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। अब इसमें जो है राम से वार्तालाप, ठीक है, राम जी से वार्तालाप करते हुए कैकेयी जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, मैंने केवल भरत को वाह यानी बाहर से ही देखा, ठीक है, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, इसके मन को नहीं देखा, केवल किसको देखा, मृदुल गात्र ही देखा, यानी केवल कोमल शरीर को ही देखा। ये कौन कह रही हैं, कैकेयी जी कह रही हैं। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कह रहा कि मैंने इसके परमार्थ को नहीं देखा, न देखा लिखा है ना, तो परमार्थ न देखा, मैंने इसके परमार्थ को नहीं देखा, यानी इसके अंदर इतनी दया की भावना है, मैंने नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने केवल अपना क्या किया, स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो यह आज बाधा उत्पन्न हो गई है। आगे देखें, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कारण अब तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, क्या कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा। अब तो जन्म जन्मांतर तक यह सुनना होगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी को जिसको स्वार्थ ने घेरा। यह कैकेयी जी कह रही हैं कि मुझे ये सब ताना अब क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए इससे आई होप अच्छे से आप लोग जरूर समझे होंगे। अब इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बाबू, सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे, अवतरण। क्या लिखोगे, ये दूसरा पैराग्राफ है, अवतरण। अवतरण को मैंने बोला क्या लिखेंगे, पहले शुरू का लाइन क्या है, बस मैंने इसका, तो लिखो बस मैंने इसका डॉट 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 स्वार्थ ने घेरा। क्या लिखेंगे, स्वार्थ ने घेरा। ठीक है बाबू, अब यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बाबू। क्वेश्चन है कि पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, और ये हमें लग रहा है कि सभी लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाठ बराबर, अब पाठ का नाम आप डायरेक्ट लिख लो, क्या है, कैकेयी का अनुपात। ठीक है, और सेकंड क्या है आपका, क्या पूछा जा रहा है, रचयिता का नाम। तो लिखेंगे कवि बराबर, रचयिता मैंने कवि हो गया, तो कवि का नाम क्या है भाई बताओ, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये बताओ आप लोग, पहले का आंसर आप लोगों को आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। चलिए सेकेंड आंसर देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संबंध हो रहा है। और आप जानते हो अभी अभी मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कि जो कैकेयी हैं वह कहाँ जा चुकी हैं, रामचंद्र जी के पास वन में जा चुकी हैं। तो यह प्रस्तुत गद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संबंध हो रहा है, आपको पता है संवाद किसके बीच में हो रहा है, कैकेयी और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच में हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड का आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या कैकेयी और राम के बीच संवाद हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में कैकेयी
और राम, ठीक है, के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ एक चीज़ है, गद्यांश नहीं होना चाहिए जी, पद्यांश का है ना ये, तो यहाँ पद्यांश लिखिए, तो यहाँ भी क्या लिखिए, पद्यांश लिखिए। ठीक है, तो गद्यांश नहीं है, पद्यांश का है। चलिए, गलती से लिखा गया। तो आपको पता है ना, कैकेयी और राम के बीच में संवाद हो रहा है, और कैकेयी कहाँ पहुंची है, राम जी के पास। कहाँ पहुंची है, वन में। ठीक है, तो ये जरूर समझ में आया होगा। थर्ड, तीसरे का आंसर देखें बाबू। अरे युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी, आप बताओ। युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी, और यहीं से देख लो, इसी में ही आपको ढूंढ लो। कठोर कहानी क्या चलती रहेगी बाबू, देखो यहाँ कठोर कहानी यही है ना, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। मतलब रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी, यही कहानी तो चलेगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख देना, क्या युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी, तो लिखेंगे युग युग तक कठोर कहानी चलती रहेंगी बराबर क्या, यहीं से उतार लो, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। ठीक है, ये लिखेंगे आंसर ना, तो लिख लो। डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो ऐसे कि रघुकुल, ठीक है, रघुकुल में भी थी एक अभागिन, क्या लिख सकते हैं, भी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया लिख लेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी। हो गया ना, कितना सिंपल है, देखो इतना शानदार आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। चलो बाबू, एंड फोर्थ नंबर देखो, करा रेखांकित अंश की व्याख्या करें, तो यहाँ लिखेंगे चौथा, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है जी, अब रेखांकित अंश की व्याख्या, आप देखो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या में जहां रेखांकित है बस उसे ही हमको लिखना है, उसके आगे का हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, तो चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या हम लिखते हैं। तो यही है, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, ये है ना। तो देखो इसी का हम अर्थ यहाँ लिखना है, ध्यान से समझो। तो क्या हो जाएगा, कौन कह रही है, कैकेयी, लिखेंगे कैकेयी कहती हैं, क्या कहती हैं जी, अब तो जन्म जन्मांतर यही सुनना पड़ेगा कि, क्या जी, धिक्कार, धिक्कार है उस रानी को जिसे, क्या, स्वार्थ ने घेर रखा था। हो गया ना, चलिए, एंड फिफ्थ, पांचवा नंबर देख लो बाबू, करा कि रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा। ठीक है, रानी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा, आप बताओ क्या सुनना पड़ेगा। आप देखो इसी में क्या सुनना पड़ेगा रानी को जन्म जन्मांतर, जन्म से सुने जीव यह मेरा, आप देखो इसी में ऐसी बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा, कि धिक्कार है उससे जिन्हें स्वार्थ ने घेर रखा, बस यही लिख दीजिएगा कि धिक्कार है उस रानी को जिसने स्वार्थ ने घेर रखा था, सेम वही है। तो क्या लिखेंगे, धिक्कार है उसे जिसे स्वार्थ ने घेर रखा है, बस यही क्या करना होगा, जन्म जन्मांतर तक सुनना होगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आई होप सेकेंड भी आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, करके
पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ है, ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें आप। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है बाबू, इसमें यही कहा जा रहा है क्या कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यानी इसमें कैकेयी प्रभु श्री राम जी से बोलती हैं, कहती हैं, क्या कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। हे राम, किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता केवल शपथ करा ना, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यानी हे राम, किसी व्यक्ति की कमजोरी की पता केवल शपथ यानी कसम से लगता है। मेरी बात ध्यान से समझिए। यानी इसमें कैकेयी राम जी से कहती हैं कि हे राम, कि किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता केवल शपथ यानी कसम खाने से ही पता लगता है। जैसे कुछ लोग जानते होंगे, आप देखते होंगे कि लोग क्या कहते हैं, सच में हम बतावत हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं कि नाई हम नाई कैले हैं, चाहे हम ही कैले हैं, चाहे ऐसी ऐसी भैया कसम लोग खाते हैं ना। तो यही उसकी क्या है, कमजोरी है। ये कौन कह रही हैं, कैकेयी जी कह रही हैं कि कमजोरी, ठीक है, क्या है, कसम। अगर कसम खाते हैं तो वही उसकी क्या है, कमजोरी है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ अबला महिला के अलावा और कोई रास्ता तो ही नहीं है, अर्थात केवल कसम खा सकती हूँ। ठीक है, यानी कह रहे पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन अब बताइए मुझ अबला महिला के लिए इसके अलावा और कोई तो चारा ही नहीं बचा है। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। ये कौन कह रही हैं, कैकेयी जी कह रही हैं। यदि मैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यानी राम जी से कहती हैं कैकेयी कि यदि तुम्हें लगता है कि भरत ने उकसाया है मुझे, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। मुझे ऐसा करने के लिए तो जिस प्रकार पति को मैंने खोया है, उसी तरह मैं अपने पुत्र को भी क्या कर दूं, खो दूं। यह कसम खा खा करके कहती हैं। कौन कहती हैं, कैकेयी जी कहती हैं। और आपको पता है, हाँ बताया जा रहा है कि कसम खाना ही क्या है, कमजोरी की बात। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। सभी की तरफ मुंह करके कहती हैं ठहर जाओ। कौन कहती हैं, कैकेयी जी कहती है। नहीं, जब कोई बात कहता है सुनो सुनो सुनो, ठहर जाओ मेरी बात सुनो, तो उसी प्रकार जो है यह कैकेयी जी कहती हैं, सभी की तरफ मुंह करके कहती हैं ठहर जाओ, रुक जाओ, मुझे आज मत रोको, आज जो मुझे कहना है वह मैं कह दूंगी, मेरी बात को सुन लो। ठीक है, सब सुना रही हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, एक तो पहाड़ जैसा पाप किया ही है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, एक तो पहाड़ जैसा पाप किया है, क्या रात राय राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या उसके बदले रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं। ये कौन कह रही हैं, कैकेयी कह रही हैं, विलाप करते हुए, कसम खाते हुए कह रही हैं। ठीक है, तो यह पैराग्राफ्स का व्याख्या जरूर समझ में आया होगा। अब आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन कर पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम, तो सेम वही, कुछ नहीं करना है, पहले का आंसर है। लिखेंगे पाठ बराबर क्या है, कैकेयी का अनुताप और कवि बराबर मैथिली शरण गुप्त। ठीक है जी। अब देखो जी, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। अब रेखांकित अंश की व्याख्या यही है ना, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न कर पाऊं। और इसका देखो क्या व्याख्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, तो लिखेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि
मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, क्या मैं उसके बदले रत्ती भर भी पश्चाताप न करूं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। चलिए बाबू, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसको कौन किससे कह रहा है। मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, कह रहा है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है। अब दुर्बलता का चिन्ह क्या है, मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया, दुर्बलता का चिन्ह है विशेष शब्द शपथ। देखो, शपथ माने कसम, शपथ माने कसम। तो दुर्बलता, प्रश्न में कहा ना दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो दुर्बलता का चिन्ह क्या है, शपथ यानी कसम खाना। तो लिखेंगे दुर्बलता का चिन्ह क्या है, ये ना, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, तो लिखो तीसरे का आंसर बाबू, कि दुर्बलता का क्या है, चिन्ह ना, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, कसम है। ठीक है जी, दुर्बलता का चिन्ह क्या है, कसम है। फिर उसी में क्या कह रहा है बाबू, इसको कौन किससे कह रहा है, कौन किससे कह रहा है, आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे पार्ट में कैकेयी किससे कह रही है, राम से कह रही है। ठीक है, तो कैकेयी राम से कह रही है, तो उसी में लिखो कैकेयी राम से कह रही हैं। ठीक है जी, चलिए, ये दोनों हरा हरा कलर हो जा रहा है, इससे लिखता हूँ। चौथा, चौथा क्वेश्चन क्या है, अबला तथा राई शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, अब आपको बताया गया है, अबला माने क्या होता है, लाचार। देखो यही है ना, अबला, अबला, अबला माने क्या होता है, और राई माने क्या होता है, रत्ती भर। तो प्रश्न में कह रहा है अबला, तो लिखेंगे अबला, अबला बराबर क्या होता है जी, अबला का मतलब होता है लाचार। और सेकंड क्या है इसमें, राई, तो लिखेंगे राई बराबर होता है रत्ती। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पांचवा देखो बाबू, पांचवा में क्या कह रहा है, कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है। बताओ, कह रहा है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका और किसके प्रति है। बताओ, आपको पता है ना कि ठहरो मत रोको मुझे, यहां मैं आपको बताया था कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यह आपको पता है कि कैकेयी जी ने उस सभा में जब लोग कुछ इधर उधर की बातें कहे तो कहे नहीं ठहरो, मेरी बात सुनो। वह कौन कहती हैं, कैकेयी कहती हैं। समझ में आया, तो कैकेयी का सभा के प्रति यह होता है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है ना, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसका प्रति है, किसके प्रति है। तो लिखो आप, कैकेयी का सभा के प्रति है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को यह भी पैराग्राफ अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब देखिए, हम लोग चौथा पैराग्राफ देखते हैं क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए। ठीक है, घूमे वे इस ओर यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काएं, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुझाएं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध्य भर लाए। अब तनिक ध्यान से समझो बाबू, ये देखो, ये जो पैराग्राफ्स हैं
यह पैराग्राफ जो है आपके कैकेयी के अनुपात से गीत से लिया गया है। ठीक है, तो वही आप सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम। तो देखो सेम सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अवतरण। तो मैंने अवतरण लिख दिया है। शुरू का लाइन, देखो ये शुरू का लाइन है और ये लास्ट का लाइन है। ठीक है, देख लो। ठीक, और इसके बाद पाठ का नाम गीत और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ये लिख लेंगे, यहाँ तक तो जानबे करते हो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमसे पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है। तो पहले इसको आप पढ़ लो, पहले टोटल व्याख्या पढ़ लो, तभी तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर पाओगे बाबू, है कि नहीं। चलो इसका मैं व्याख्या बताता हूँ। सबसे पहले बात ये जान लीजिए, ये कब की कहानी है। उर्मिला, उर्मिला को जानते हैं आप, किसकी पत्नी है, लक्ष्मण की पत्नी है। तो उर्मिला जी के, ठीक है, वियोग का वर्णन, इसमें उर्मिला जी के क्या वियोग का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी कहाँ चले गए थे, वन को चले जाते हैं। और 14 वर्ष के वनवास के लिए, कितने वर्ष के वनवास के लिए, 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं। लक्ष्मण के वियोग में बैठी हुई है कौन, उर्मिला बैठी हुई हैं। ठीक है, और उनकी याद आ रही है, किनकी याद आ रही है, लक्ष्मण की याद आ रही है। तो यह उस समय की कहानी है। तो बढ़िए, देखिए कह रहा है कि निरख सखी ये खंजन आए, ये शरद ऋतु की बात है। कौन सी ऋतु की बात है, शरद ऋतु की बात है कि निरख सखी ये खंजन आए। ठीक है, कि अपने सखी से बोलती हैं, उर्मिला जी अपने सखी से क्या करती हैं, बोलती हैं। नीरज सखी ये खंजन आए। अब देखो खंजन, खंजन का मतलब होता है एक पक्षी बहुत ही सुंदर होता है, जिसकी आंखें नीली नीली होती है, उसी को खंजन कहते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर, ठीक है, पक्षी, उसका नाम खंजन है। तो वह अपने सखी से बोलती है, हे सखी देख यह खंजन यहाँ पर क्या किए हैं, आए हुए हैं। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला जी कहती, हे सखी देखो ये पंछी किधर, इधर आए हुए हैं। कौन से पंछी, खंजन पक्षी आए हुए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ठीक है, आज अवश्य ही मेरे प्रिय लक्ष्मण जी ने इधर अपनी नजर फेर लिए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। लगता है कि वाकई में हमारे प्रिय लक्ष्मण जी ने इधर अपने नजर क्या कर दिए हैं, फेर दिए हैं। ये तभी तभी जो है ये पंछी इधर आए हुए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाएं। आज जरूर है उनके शरीर का जो तपन है, ठीक है, तन माने शरीर, आतप यानी जो शरीर का क्या है, तपन है, फैल चुकी है। उसी तपन की वजह से हमारा मन किसमें है, खुशी में है, मन से सरसाए। घूमे वे शोर यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। और जरूर ही आज मेरे प्रियतम इधर मुंह घुमा करके घूम रहे होंगे, तभी यह हंस इधर संदेशा लेकर के आए हुए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। वह कहती हैं, उर्मिला जी कहती हैं, हे सखी मेरे प्रियतम मुझको याद करके जरूर मुस्काए होंगे। करके ध्यान, मेरी ध्यान करके आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, मुस्कुराए होंगे। फूल उठे कमल अधर से यह बंधुक सुझाए। तभी एक कमल के फूल क्या हो गए हैं, खिले हुए हैं, खिल गए हैं, और उनके लाल लाल होठों की तरह पुष्प भी दिखाई दे रही हैं। बंदूक,
बंदूक का मतलब क्या होता है, ये ठंड के समय में फूल खिलते हैं, दोपहर में फूल खिल जाते हैं, ठीक है, और ये लाल लाल कलर का होता है। तो वही कह रही हैं कि लाल लाल ओठों की तरह यह पुष्प क्या है, खिले हुए हैं। स्वागत 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 शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला जी कहती हैं, हे शरद ऋतु तुम्हारी स्वागत है, मैंने बड़े भाग्य से ही तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लोय, ये अश्रु आगे भर लाए। इस आकाश ने मोती रूपी ओस टपका रहे हैं और मैं भी अपने अश्रु रूपी जल से तुम्हारी स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपके क्या हो गए, पूर्णतया आप अर्थ जरूर समझ लिए होंगे। अब इसमें देखें भाई, थॉट तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए एक चीज समझें कि जहां तक आपका रेखांकित अंश रहेगा वहीं तक हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए यही है ना, देखिए ये रेखांकित अंश है, तो इसका हम व्याख्या लिखते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए, कि उर्मिला कहती हैं, उर्मिला कहती हैं कि मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी क्या हो चुकी है, आज फैल चुकी है। ठीक है, आज क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। तभी मेरा मन क्या है, खुशी में है। हंस यानी जो चिड़िया है यहाँ आए हैं, इसका मतलब मेरे प्रियतम भी क्या कर रहे हैं, भ्रमर कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो हंस आए हैं। चलिए बाबू, चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा नहीं जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तीसरा है। तीसरा देखो बाबू क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है। ठीक है, बताओ, फेरे उन मेरे रंजन ने में रंजन किसका संबोधन है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि प्रियतम, रंजन माने क्या होता है, प्रियतम। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट लिख दो ना, प्रियतम। प्रियतम माने किसको कहा जा रहा है, लक्ष्मण को। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि फेरे उन मेरे रंजन ने में रंजन किसका संबोधन है, तो लिखेंगे रंजन संबोधन है प्रियतम यानी लक्ष्मण। ठीक है, रंजन किससे संबंधी है, प्रियतम से है, यानी लक्ष्मण से संबंधित है। चलो बाबू, चौथा लिखें। हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है। आप देखो, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है, बोलो। आने में यही आभास कर रही है ना, मैं आपको बताया था कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यही लिखेंगे ना, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है। तो लिखेंगे कि हंस के उड़कर आने में वियोगिनी आभास करती है क्या, कि प्रियतम, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। कि प्रियतम, प्रियतम कौन है, लक्ष्मण, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, यही यही वियोगिनी क्या कर रही है, आभास कर रही है। उर्मिला यही आभास कर रही है। ठीक है, चलिए भाई, पांचवा, बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है। बोलो जी, क्योंकि अधर, अधर का मतलब कह रहा है कि बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है, बताओ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि बंदूक के फूल क्या है, लक्ष्मण के होठों के समान लाल हैं। तो ये लिखेंगे क्योंकि
बंदूक, दुख नहीं है, बंदूक के फूल लक्ष्मण के होठों के समान क्या है, लाल है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये सभी के सभी महत्वपूर्ण पद्यांश जरूर समझ में आए होंगे। इसे आप सभी लोग जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताया है जरूर देख लीजिए। यूपी बोर्ड 2025 के लिए सभी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। इसे आप लोग देखें, समझें और एक बार लिख लेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।